चलिए, कैन वर्ड्स एंड आइडियाज रियली बी स्टोलन? क्या स्टोल किया जा सकता है? यस, ये स्टोल किया जा सकता है। यस, एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल आइडिया इज कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ जस्ट लाइक ओरिजिनल इन्वेंशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है वो भी आपको मैंने बताया हुआ है, इसके पहले की वीडियोस में मैंने बताया है। आफ्टर दिस लेक्चर मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और कॉपीराइट्स क्या होता है ये बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बोलते हैं हाँ वर्ड्स और आइडिया रियली बी स्टोलन, वर्ड्स और आइडिया जो होता है वो चोरी किया जा सकता है, तो कैसे चोरी किया जा सकता है? ये एक्चुअली क्या होता है, हम जब किसी के आइडियाज को या किसी के वर्ड्स को कॉपी करते हैं विदाउट चेंजिंग, हम अगर उसका थोड़ा सा मतलब चेंज करके अगर उसे डालते हैं तो ठीक है, वो बिल्कुल भी प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही चीज हम बिना चेंज किए या अपने थॉट्स बिना उसमें ऐड किए डालते हैं तो वो प्लेगरिज्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं ऑलमोस्ट द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉल अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन एज लॉन्ग एज दे आर रिकॉर्डेड इन सम मीडिया, बुक हो या कंप्यूटर फाइल्स। ठीक है, चेंजिंग ऑफ द वर्ड ऑफ एन ओरिजिनल सोर्स इज नॉट सफिशिएंट। जैसे चेंजिंग ऑफ द वर्ड ऑफ ओरिजिनल सोर्स इज नॉट सफिशिएंट, क्यों? वो सफिशिएंट नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड को चेंज नहीं करना, वर्ड का मतलब भी चेंज होना चाहिए। लाइक मैंने ये किया, तो आप ये बता सकते हैं मैंने ये किया था और अब मैं आगे ये करूंगी। ठीक है, इट्स नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। ठीक है, इफ यू हैव रिटेन द एसेंशियल आइडिया ऑफ एन ओरिजिनल सोर्स एंड हैव नॉट साइटेड इट, अगर आपने उससे, मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, आपने अगर साइट नहीं किया है, आपने जो ओरिजिनल सोर्स से कंटेंट लिया है और उसे साइटेड नहीं किया है, वो प्लेगरिज्म फ्री नहीं होगा और वो प्लेगरिज्म में पकड़ा जाएगा। ठीक है, आजकल बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए। सो देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। सबसे पहले है क्लोन। ठीक है, तो क्लोन क्या होता है? क्लोन आपको पता है कि कॉपी है ना, क्लोन मतलब होता है सीधा सीधा जेरोक्स कॉपी। तो क्लोन मतलब हम बता सकते हैं सबमिटिंग अनदर्स वर्ड फॉर वर्ड एज ओन्स वर्ड, मतलब कि किसी और के वर्ड को सबमिट करना अपना बता के, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज CTRL-C। ये क्या होता है? कंटेन sufficient portion of text from a single source without alteration। विदाउट अल्टरेशन मतलब कि उसको थोड़ा भी चेंज ना किया जाए और सिंगल सोर्स को ही पूरा कॉपी कर दिया जाए। ठीक है, देन फाइंड मतलब आपको पता है कि क्या होता है एक्चुअल में, इट इज हम इसे बोल सकते हैं कि सर्च है ना, रिप्लेसिंग चेंजिंग कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस बट रिटेनिंग द एसेंशियल कंटेंट ऑफ द सोर्स। चेंजिंग करना और वो एसेंशियल जो कंटेंट है उसको वैसे का वैसे ही रहने देना। इन शॉर्ट सभी जो टाइप्स हैं कहीं ना कहीं जाकर के सेम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हम उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करने के लिए उसे फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज रिसाइकलिंग। सो रिसाइकलिंग मतलब बोरो जेनरसली फ्रॉम द राइटर प्रीवियस वर्क विदाउट साइटेशन। किसी राइटर का पुराना काम को बोरो कर लेना बिना साइटेशन। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। नेक्स्ट इज मैशअप, मिक्सअप कर देना, कचरा कर देना। मैशअप मतलब आपको समझ में आता है, मिक्सेस कॉपी मटेरियल फॉर मल्टीपल सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से लेकर के उसे मैशअप मिक्सअप कर देना और उसके बाद उसको पब्लिश कर देना। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइब्रिड। सो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्स करते हैं दो पार्ट को, तब वो कंटेंट कहलाता है हाइब्रिड। ठीक है, तो कंबाइंस परफेक्टली साइटेड सोर्सेस विद कॉपीड पैसेज विदाउट साइटेशन, ये भी होगा बिना साइटेशन के। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए है 404 एरर। 404 एरर क्या होता है? व्हाट इज 404 एरर? इंक्लूड साइटेशन, ठीक है, टू नॉट एक्सटेंस एंड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स। जिस सोर्स से आपने लिया है उसकी आपने जो साइटेशन प्रोवाइड की है वो इनएक्यूरेट है, गलत है। ठीक है, या इनसफिशिएंट है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मतलब बताइए क्या होता है? एग्रीगेटर मतलब कि यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले और सबको एक साथ एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सअप और मैशअप। तो एग्रीगेटर क्या होता है? इंक्लूड पोर्शन या इंक्लूड प्रॉपर साइटेशन। ठीक है, इंक्लूड प्रॉपर साइटेशन
बट द प्रॉपर कंटेन ऑलमोस्ट नो ओरिजिनल वर्क। जैसे मैंने अपना कोई काम नहीं किया है, मैंने क्या किया है, मेरे पास में अगर 4-5 लोगों का वर्क है, मैंने उसके वर्क में से थोड़ा सा ले लिया, लाइक एब्स्ट्रैक्ट ले लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया, मैथोडोलॉजी ले लिया, डिस्कशन ले लिया, रिजल्ट ले लिया, देन उसका रेफरेंस भी वही ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एग्रीगेटर। ये भी बहुत गलत टाइप है। रीट्वीट, रीट्वीट मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स प्रॉपर साइटेशन, साइटेशन तो आपने प्रॉपर दिया, बट रियलीज टू क्लोजली टू द टेक्स्ट ओरिजिनल वर्डिंग। वो क्या होगा, आपने जिसका कंटेंट चोरी किया है, जिसका कंटेंट आपने बोरो किया है, उसके एकदम करीब करीब रहना होगा, लेकिन क्या होगा, ओरिजिनल वर्क नहीं होगा। आपने साइट प्रॉपर किया है बट वो ओरिजिनल नहीं कहलाएगा, बिकॉज वो दूसरे का काम है। करेक्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इसमें सेकेंड है, इसका आपको समझ में आ गया कि इसका प्रॉपर नॉलेज ना होना मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितना % हमने कंटेंट लिया है और कितना % प्लेगरिज्म में हमारा रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो सकता है, या हमारा प्रॉपर जो कंटेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग इन रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन। रिपोर्ट राइटिंग की ट्रेनिंग होती है, मतलब आपको 1 बार 2 बार 3 बार रिपोर्ट राइटिंग करनी है। जब आप उसमें ट्रेन हो जाएंगे, साइटेशन में आप ट्रेन हो जाएंगे, तब आप उसमें प्लेगरिज्म फ्री बना सकते हैं। ठीक है, यही क्या होती कमी होती है, रिपोर्ट राइटिंग की कमी होगी, साइटिंग की कमी होगी, तब क्या होगा, उसमें प्लेगरिज्म आ जाएगा। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल, क्या होता है, हमें कभी ऐसा होता है ना कि हमें क्लास भी लेनी है, हमें कुछ दूसरा काम भी करना है, तो हम वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जब टाइम मैनेजमेंट स्किल की कमी होती है तभी भी प्लेगरिज्म आता है। ठीक है। एकेडमिक प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर मतलब आपको आपकी एकेडमी से कहा जाता है कि आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको पब्लिश करना है, तो आप क्या करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं। दिस इज एकेडमिक प्रेशर फॉर प्लेगरिज्म। ठीक है। पीयर प्रेशर, ये क्या होता है, वो होता है आपके पर्सनल प्रेशर हो, आपके घर से हो, या आपका एकेडमिक हो, या आपका इंस्टीट्यूशनल हो, ऐसे कुछ प्रेशर्स जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट कट टू कट आप अपना वर्क ना कर पाए, आप दूसरे का कॉपी करें, या कॉपी भी करते हैं उसे चेंज ना कर पाए। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आता है, प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कि चलो भाई जल्दी करते हैं, देन आफ्टर फिर हमारा ये काम हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन फॉर प्लेगरिज्म। तो नेक्स्ट इज, हम इसमें ही देखते हैं कंप्लीट प्लेगरिज्म क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट प्लेगरिज्म इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म, ये सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म होता है, जहां पर वेयर इज रिसर्चर टेक्स अ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, रिसर्चर क्या करता है, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाता है, लेता है, और स्टडी दैट समवन एल्स क्रिएटेड। ठीक है, जो किसी और ने बनाया हुआ है उसकी स्टडी कर रहे हैं, एंड सबमिट इट अंडर हिज और हर नेम। किसी और ने बनाया है, उसको आपने पढ़ा, उसे रीराइट किया, देन आपने उसे क्या किया, पब्लिश कर दिया, या फिर आप सबमिट कर देते हैं कि ये मेरा है। ठीक है। इट इज टैटामाउंट टू इंटेलेक्चुअल थेफ्ट एंड स्टीलिंग, ये 100% थेफ्ट या स्टीलिंग कहलाएगा। ठीक है, चोरी करना कहलाएगा। नेक्स्ट इज source based plagiarism. So what is source based plagiarism? Source based plagiarism क्या होता है, it is a plagiarism may occur because of different types of sources. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज की वजह से ये प्लेगरिज्म होता है। ठीक है, या ऑकर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कोई एक रिसर्चर, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल व्हेन अ रिसर्चर रेफरेंसेस अ सोर्स दैट इज इनकरेक्ट, किसी रिसर्चर ने क्या किया है, एक कुछ ऐसा सोर्स लिया है, मतलब एज अ रेफरेंस ऐसा सोर्स लिया है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज मिसलीडिंग साइटेशन। ये एक्चुअल में क्या होता है, कुछ साइटेशंस हमको नेट में भी, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ जर्नल्स भी ऐसे हैं जो कि हमें मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, हमें सही साइटेशंस अवेलेबल नहीं कराता, जिस वजह से हम प्लेगरिज्म फ्री नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बट ओनली, अब यहाँ पर क्या हुआ, प्लेगरिज्म ऑल्सो ऑकर व्हेन अ रिसर्चर, जब कोई रिसर्चर यूजेज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगा, किसी सेकेंडरी सोर्स का डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, देन उसे सबमिट कर देगा अपने नाम से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। ठीक है, और उसमें कुछ साइड भी ना करे तब। नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्लेगरिज्म। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म क्या होता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म में हम देखते हैं ये क्या होता है, इसे हम वर्बटिम भी बोलते हैं, वर्बटिम प्लेगरिज्म ऑकर व्हेन अ ऑथर, जब ऑथर या फिर राइटर हो या रिसर्चर, ठीक है, कॉपीज द टेक्स्ट ऑफ अनदर ऑथर,
दूसरे के टेक्स्ट को या फिर दूसरे के वर्क को कंप्लीट कॉपी कर लेना, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड, without changing any word, any sentences, without the use of quotation marks or attributions. ठीक है, quotation marks बिना दिए हुए, मार्क्स जैसे रहता है ना, हाइफिन देते हैं हम, डैश देते हैं, वही सारा कुछ, और बिना एट्रीब्यूशंस के. थर्स पासिंग. ठीक है, अब ये क्या होना था, पासिंग इट्स एज हर, हिज और हर ओन. अब उसे आगे पास करेंगे और कहते हैं कि ये हमारा है. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट, दिस इज द 100% डायरेक्ट प्लैगियरिज्म. क्लियर है? अब क्या होगा, इन दैट वे इट इज लाइक कंप्लीट प्लैगियरिज्म. इसमें पूरा 100% प्लैगियरिज्म कहलाएगा, बट इट रिफर्स टू सेक्शंस. ये क्या होगा, रेदर देन ऑल, बाकियों से थोड़ा सा अलग इसलिए माना जाएगा, ऑफ अनदर पेपर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म इज कंसीडर्ड डिसऑनेस्ट. ये डिसऑनेस्ट प्लैगियरिज्म कहलाता है. डायरेक्ट प्लैगियरिज्म को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्लैगियरिज्म वर्बेटिम प्लैगियरिज्म भी कहलाता है, और डायरेक्ट प्लैगियरिज्म को हम डिसऑनेस्ट प्लैगियरिज्म भी कहते हैं. इट कॉल्स फॉर एकेडमिक डिसिप्लिनरी एक्शन. अब ये क्या होगा, जिस एकेडमी से आप कनेक्टेड हैं या जिस एकेडमी में आप काम कर रहे हैं, वहां पर से एक एक्शन लिया जाएगा, उसे बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन. इस डिसिप्लिन में एक एक्शन लिया जाता है. दिस टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म समझ में आ गया ना. इट इज नॉट एज कॉमन बट इट इज अ सीरियस इन्फेक्शन. ये क्या होगा, एक्चुअल में ये एकेडमिक रूल्स और एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए बहुत सीरियसली एक्शन लिया जाएगा. क्लियर है यहाँ तक का? देन नेक्स्ट है सेल्फ और ऑटो प्लैगियरिज्म. ठीक है, हम देखते हैं सेल्फ और ऑटो प्लैगियरिज्म क्या है. सेल्फ मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा खुद का, ऑटो भी मतलब होता है हम. ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑटो प्लैगियरिज्म या सेल्फ प्लैगियरिज्म ऑल्सो नोन एज, ये क्या होता है, डुप्लीकेशन happens when an author reuses significant portion of his or her own previously published work without attribution. जब हमारा खुद का काम हो और हम उसे बिना चेंज किए, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, तब ये क्या होगा, बिना एट्रीब्यूशन मतलब कि बिना उसे हम साइट किए, बिना कुछ चेंजेस किए, तब ये कहलाएगा सेल्फ और ऑटो प्लैगियरिज्म. ठीक है, ये समझ में आया. तो नेक्स्ट देखते हैं हम पैराफ्रेजिंग प्लैगियरिज्म. पैराफ्रेजिंग मतलब तो आप जानते होंगे कि छोटे बच्चों को दिया जाता है पैराफ्रेज राइटिंग. तो उनको क्या दिया जाता है, उस सेंटेंस को चेंज करके उन्हें एक बड़ा सेंटेंस बनाना. ठीक है, उसमें पैराफ्रेज मतलब कि कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, डैश हो गया, फुल स्टॉप हो गया. तो वैसे ही क्या किया जाता है पैराफ्रेज राइटिंग में भी. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म. ये एकदम कॉमन प्लैगियरिज्म है. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ समवन एल्स राइटिंग, किसी और की राइटिंग with someone minor changes in the sentences. जो सेंटेंस रहेगा उसमें थोड़ा सा चेंज करने के बाद में, and using as its own. ठीक है, इसे हम फिर क्या बताएंगे, हमारा है. मतलब किसी का वर्ड या किसी का सेंटेंस हम चोरी करेंगे, दूसरे के रिसर्च पेपर से लेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप और जितने भी हम लगा सकते हैं ग्रामर्स वगैरह, वो हमने ऐड कर दिए. देन हमने उसमें चेंज कर दिया और कहा कि ये हमारा है. इवन इफ द वर्ड डिफर, द ओरिजिनल आइडिया रिमेन्स द सेम. वर्ड चेंज है बट ओरिजिनल जो आइडिया है वो सेम है. एंड प्लैगियरिज्म occur, तब क्या होगा, 100% प्लैगियरिज्म आएगा. वो प्लैगियरिज्म फ्री नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म. So what is accidental plagiarism? Whether intended or unintended, आप intentionally करें या unintentionally करें, there is no excuse for plagiarism. Plagiarism के लिए कोई भी type of excuse नहीं दिया जाएगा. ठीक है, and the consequences are often the same. जो भी consequences रहेगी वो क्या होगी, same ही होगी. However, the plagiarism may be accidental, भले वो accidental हो. If it occur because of neglect, mistake, क्या होता है, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उसे नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, और अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग मतलब किसी का जो कॉपी किया है उसे फटाफट हमने पैराफ्रेजिंग कर दी है, और हो सकता है कि वो हमारी मिस्टेक हो गई, हड़बड़ी में हो गई, गड़बड़ी में हो गई. दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म. सो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया. नेक्स्ट देखते हैं हम. ओके, वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट होता है मोज़ैक प्लैगियरिज्म. सो व्हाट इज मोज़ैक प्लैगियरिज्म? मोज़ैक प्लैगियरिज्म में क्या होता है, मे बी मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज इट इंटरलेस समवन एल्स phrases और टेक्स्ट विद इन इट्स ओन. ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट. ठीक है, इसे बोलते हैं मोज़ैक प्लैगियरिज्म. किसी और का वर्क किसी ने किया, देन उसका वर्क और पहले वाले का वर्क को हम कोरिलेट करके बनाते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पैचवर्क प्लैगियरिज्म एंड इट इज इंटेंशनल एंड डिसऑनेस्ट.
हमें पता है कि हमने दूसरे का काम किया है, बट ऑब्वियस है वो इंटेंशनल होगा और ये डिसऑनेस्ट होगा क्योंकि हमने ऑनेस्टी के साथ नहीं बनाया है। इसे क्या कहते हैं? पैचवर्क। मोज़ेक प्लैगियरिज्म इज आल्सो नोन एज पैचवर्क। तो नेक्स्ट देखते हैं प्लैगियरिज्म पॉलिसी इन यूजीसी नॉर्म्स। तो यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो प्लैगियरिज्म पॉलिसी क्या होती है यूजीसी नॉर्म्स में? क्योंकि हमें अब जो काम करना है, हमें जो रिसर्च वगैरह, रिसर्च पेपर एंड ऑल पब्लिश करने हैं, तो वो क्या होना चाहिए? यूजीसी केयर लिस्ट में आना चाहिए, है ना। यूजीसी केयर लिस्ट में आएगा तब हमारा क्या होगा? उसमें हमारा एपीआई स्कोर बढ़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा और कुछ फायदे हैं जो आपको आगे धीरे धीरे करके बताएंगे। देन देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस हैड constituted a committee of expert to look into issues of plagiarism। ठीक है, यूजीसी ने क्या किया है? एक कमिटी बैठाई है एक्सपर्ट्स की, वो प्लैगियरिज्म देखने के लिए, and recommend some institutional mechanism to eliminate the scope of this menace इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। और उन्होंने क्या किया? ये उनका अभी काम चल ही रहा है इस पे कि वो कोशिश करें कि जितना प्लैगियरिज्म आता है, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि 60%, मोर देन 60%, मोर देन 20% प्लैगियरिज्म भी शो होता है। तो उनका ये कमेटी क्या जो गठित किए हैं उन्होंने, उनका काम मेन ये है कि प्लैगियरिज्म फ्री हो, चोरी ना हो। इसीलिए देखना यूजीसी के लिस्ट में जितने भी जर्नल्स हैं, उसमें क्या होता है? 2 बार 3 बार 4 बार रिसर्च पेपर वापस आते हैं। आप इसे प्लैगियरिज्म फ्री करिए, या आप इसके ये वर्ड्स को चेंज करिए, या आप इसके रेफरेंस को बढ़ाइए। बहुत सारे चेंजेस 3 से 4 बार आएगा, देन आफ्टर आपका पब्लिश होगा। ठीक है, तो प्लैगियरिज्म पॉलिसी इन यूजीसी नॉर्म्स क्या होती है आपको मैंने समझा दिया, मुझे लगता है। इसमें एक चीज और है, द रेगुलेशन शैल बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो ये रेगुलेशन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लैगियरिज्म इन हायर एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है, ये एक्चुअल में हायर एजुकेशनल सोसाइटी के प्रिवेंशन के लिए ये प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्लैगियरिज्म फ्री होने के लिए कब रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था? 2007 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट शैल अप्लाई टू द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है, किसी रिसर्चर के लिए भी अप्लाई होता है, फैकल्टी के लिए भी अप्लाई होता है, स्टाफ के लिए भी अप्लाई होता है, ऑफ ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये प्लैगियरिज्म क्या है? पॉलिसी इन यूजीसी नॉर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ प्लैगियरिज्म इन नॉन कोर एरियाज। प्लैगियरिज्म के नॉन कोर एरियाज में क्या लेवल्स हैं? लेवल्स ऑफ प्लैगियरिज्म इन नॉन कोर एरियाज। फॉर ऑल अदर नॉन कोर केसेस प्लैगियरिज्म वुड बी क्वांटिफाइड इन फॉलोइंग लेवल्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू सर्विटी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स डेफिनेशन। हम इसे अलग अलग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सिमिलैरिटीज अप टू 10% एक्सक्लूडेड। इसमें क्या होता है? जब 10% सिमिलैरिटी शो होता है तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सिमिलैरिटीज अबाउट 10 to 15% भी 40% भी आती है। ये देखिए कि ये कैसे होता है। हम जब रिसर्च पेपर देते हैं, रिसर्च पेपर दें, कुछ और डिजर्टेशन दें, थीसिस दें, कुछ भी ऐसा काम करें, इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपका प्लैगियरिज्म चेक होगा। तो कभी ऐसा होता है ना कि 10% प्लैगियरिज्म फ्री कर दिया जाता है। आपने अगर रिसर्च पेपर अपना भेजा है, उसमें पहले से लिखा रहता है कि 10% प्लैगियरिज्म फ्री है, मतलब 10% अगर आपका प्लैगियरिज्म आता है तो वो काउंट हो जाएगा। बट 10 to 40% प्लैगियरिज्म अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता है। ठीक है, मतलब आपने जो रिसर्च पेपर भेजा है उस पर 10 से लेकर 40% तक का प्लैगियरिज्म पकड़ाया है। ठीक है, उसके बाद फिर सिमिलैरिटीज अबव 40 to 60%, देन अबव 60%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में इसकी पेनाल्टीज क्या क्या होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो पेनाल्टीज होती है 10 to 40% में जो स्टूडेंट्स पेनाल्टी होती है, ये क्या होती है? सच स्टूडेंट शैल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट्स को कोई भी टाइप ऑफ मार्क्स नहीं दिया जाता और कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता फॉर द प्लैगियराइज स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट उसने भेजी है वो प्लैगियराइज है, उस प्लैगियराइज स्क्रिप्ट के लिए कोई भी टाइप ऑफ मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एंड शैल बी आस्क्ड टू सबमिट, उसे कहा जाता है कि तुम रिवाइज स्क्रिप्ट सबमिट करो। ठीक है, विद द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, स्टूडेंट अगर है तो 10 से 40% अगर शो हो रहा है तो उनको एक टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने में आप स्क्रिप्ट को रिवाइज करके सबमिट कर सकते हैं। देन सिमिलैरिटीज अबव 40%, इसमें क्या होता है? 40 to 60% में सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स को कोई भी मार्क या कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा फॉर प्लैगियराइज स्क्रिप्ट एंड शेल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट। ठीक है, इस रिवाइज स्क्रिप्ट के लिए कितना स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है?
इनको दिया जाता है 1 साल का, लेकिन उसमें कोई भी टाइप ऑफ एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 साल से उसको 18 महीने नहीं कर सकते, ठीक है। देन अगर सिमिलैरिटीज अबव 60% है, 60% से ज्यादा सिमिलैरिटीज अगर है, तब क्या किया जाता है, सच स्टूडेंट शैल नॉट गिवन एनी क्रेडिट, और कोई भी टाइप ऑफ क्रेडिट नहीं दिया जाता है, कोई भी टाइप ऑफ मार्क्स नहीं दिया जाता फॉर द प्लेगराइज स्क्रिप्ट, एंड हिज और हर, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर दैट कोर्स टू बी कैंसिल। उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, अगर 60% प्लेगरिज्म है तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पेनाल्टीज फॉर फैकल्टी। बेटा मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है ना? थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। चलो देखो, पेनाल्टीज फॉर फैकल्टी, स्टाफ एंड रिसर्चर। हम जब इसकी पेनाल्टीज देखते हैं, सिमिलैरिटीज अबाउट 10% टू 40%। अगर कोई फैकल्टी है, स्टाफ है या रिसर्चर है, ठीक है, 10% टू 40% अगर सिमिलैरिटीज है तो शेल बी आस्क्ड टू विथड्रॉन मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। जो आपने सबमिट की है उसे वापस ले लो, एंड शेल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश एनी वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। और उनको कहा जाता है साफ साफ कि आप 1 साल तक कोई भी टाइप ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटीज अबव 40 टू 60%, 40 से 60% की अगर सिमिलैरिटीज शो होती है, तब उसमें क्या किया जाएगा, इनको फिर से कहा जाएगा कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन नहीं करेंगे। अब इनको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, 40 टू 60% में देखना, अलाउड द पब्लिश, इनको क्या किया जाता है, शेल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश एनी वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल तक ये कोई भी पब्लिकेशन नहीं कर सकते, और इनको डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट। इनकी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं, 40 टू 60% में इनको 2 साल का वक्त दिया गया। और सिमिलैरिटीज अगर 60% से ज्यादा है, तब क्या किया जाता है, इनको कहा जाता है कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस लीजिए, 3 साल तक आप कोई भी टाइप ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करेंगे, और इनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। इनका जो भी यूजी पीजी मास्टर्स में एमफिल में इनका जो सुपरवाइजर अगर हैं, तो वो भी पूरा क्या किया जाएगा, 2 साल तक का वो भी उनकी पेनाल्टीज में चली जाएगी। मतलब उनको कोई भी टाइप ऑफ ये इंस्टीट्यूट से कोई भी टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब सीधे सीधे इंक्रीमेंट रोक दिया गया। बेटा ऑफ होने वाला रहेगा, टाइम खत्म होने वाला रहेगा तो मुझे बता देना, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ, हाँ लेकिन देखो जो कंटेंट है, जैसे मैंने आपको टाइप्स बताया है, और 10 टू 40% है, 1 टू 10% में क्या क्या चेंजेस आते हैं, या क्या क्या एक्शन या क्या क्या पेनाल्टीज है, वो बेटा आपको वही बताना है। क्योंकि देखो 60% में सीधा सीधा करियर अफेक्ट है, और अगर 40% तक है तो ठीक है, आपको एक टाइम एक बार मिल रहा है, 10% है तो ठीक है, वो इवेल्युएटेड है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म। बेटा टाइम कितना बचा है ना अभी टाइम? हाँ, हाँ, चलिए हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? अभी हमने देखा वर्बेटिम, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड कोटेशन विदाउट क्लियर एक्नॉलेजमेंट। बिना क्लियर कोटेशन के या बिना क्लियर एक्नॉलेजमेंट के वर्ड टू वर्ड वर्बेटिम करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म। कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट क्लियर एक्नॉलेजमेंट। आप क्या करते हैं, रिसर्च पेपर निकालेंगे, 4-5 रिसर्च पेपर निकाले, इसका कट करके पेस्ट कर दिया, इसका कट करके पेस्ट कर दिया, और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है, कोई क्लियर एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है, तो ये भी एक प्लेगरिज्म का फॉर्म हो जाएगा। पैराफ्रेजिंग मैंने अभी आपको बताया है कि वही सेंटेंस को कॉमा ग्रामर ये सब लगा के आपने जब उसे रीराइट किया है, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, ये भी फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म में आ जाएगा। यूज ऑफ मटेरियल रिटन बाय प्रोफेशनल एजेंसीज और अदर पर्सन। किसी प्रोफेशनल एजेंसीज का या किसी और पर्सन के मटेरियल को यूज करना इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म। ऑटो प्लेगरिज्म मतलब हमारा खुद का किया हुआ काम पे हमने फिर से वही पब्लिश कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑटो प्लेगरिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का होता है बेटा प्लेगरिज्म कंप्लीट। अब इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है बेटा?